हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस बार वार्षिक पेपर क्लास 11th में आने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन बताऊंगा आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और इस वीडियो से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा चुका हूँ केमिस्ट्री का। अदर सब्जेक्ट का भी करा दिया, बट केमिस्ट्री का जो कराया है उसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी इसी वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो जिन्होंने अब तक वो पेपर नहीं देखा, एक बार उस पेपर को भी आप अच्छे से जाकर के देख लीजिए और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आप जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है अगर आप रियली अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं आपके ईयरली एग्जाम में। बहुत जल्दी आप लोगों के ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं सीधा आपको ले आया हूँ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे बच्चों मैं सिर्फ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। और ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि अब मैंने बता दी कि पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लो, तो कई बच्चे होंगे कि सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। बट इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपको नहीं करने हैं तैयार, है ना। तो उन क्वेश्चंस को भी आप वीडियो देख करके पता चल जाएगा आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं और कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसके द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 31.1% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप नीचे देख पा रहे हैं। तत्व का सरल पूर्णांक अनुपात ज्ञात करना। नॉर्मल आपका तत्व दे रखा है, ठीक है। आयरन बोला है तो आयरन के लिए क्या हो जाएगा Fe, और ऐसे ही ऑक्साइड के लिए क्या आ जाएगा O। तो इनका आप देख रहे हैं प्रतिशतता दे रखी है, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। फिर अपेक्षित संख्या निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। प्रतिशतता बट्टे हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। सॉल्व करके आपका क्या निकल गया, क्या आपेक्षिक संख्या। और सरल अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो टोटल आ जाएगा आपका क्या, परमाणु के अपेक्षित संख्या। ठीक है, पूर्णांक अनुपात जो आ गया आपका इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 56 से जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका आ गया टोटल इसका 1.25 क्या हो जाएगा आपका सरल अनुपात। तो इसी तरह तत्व का जो सरल पूर्णांक अनुपात है वो हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो जब आप इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो देख लीजिएगा आप कैसे लिखना है, नीचे आप देख पा रहे होंगे। तो इसका हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका था, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन आपका, स्थिर अनुपात का नियम। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक J.L. प्राउस्ट ने सन 1799 में किया। इस नियम के अनुसार देखो, मोस्टली जो बच्चे याद आपको करना है वो यहाँ से करना है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अर्थात एक ही यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में संयुक्त रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी आप इसको याद कर लीजिएगा। आप चाहे तो वीडियो को रोककर भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोला है यदि किसी परमाणु कक्षक के लिए n बराबर 3 हो तो उसके लिए दिग्यांशी L व चुंबकीय m क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। तो आपने ये क्वांटम संख्या आपने पढ़ा होगा टॉपिक। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आप क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको दे रखा है 3⁴ माइनस, ठीक है, ऋणायन, और n के घात में 3 ऋणायन है और O के घात में 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऋणायन, तथा F के घात में 1 ऋणायन। ठीक है, आयनों को बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, इनको बढ़ती हुई व्यवस्थित किया, फिर उसके बारे में आपने थोड़ा सा लिख देना है जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और देखो बच्चों, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये क्योंकि टॉप 30 क्वेश्चन है और मैं एक एक क्वेश्चन को अगर बताऊंगा भी तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपकी ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है। तो इसलिए मैं मोस्टली आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दिखा दे रहा हूँ। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं जिस क्वेश्चन को आप बताएंगे उन क्वेश्चन को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन और शॉर्ट वे में आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था अच्छे से, बस यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया क्या, मेंडलीव का आवर्त नियम, और उसके बाद जबकि है आधुनिक आवर्त नियम। तो इतना आपने याद रख लेना है। ठीक है, बाकी एक दो पॉइंट और नीचे आपको दिख रहे हैं, उनको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट वो है आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की परिभाषा लिखिए।
किसी आवर्तवार समूह में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ इनमें क्या परिवर्तन होता है। तो वहाँ पे आप पहले आयन एंथैल्पी देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। आयन एंथैल्पी पड़ी है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। फिर उसके बीच जो आपसे एक थर्ड नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वो आपने नीचे देख रहे हैं। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, तो अगर लॉन्ग मतलब आपका 2 से 3 नंबर में आता है तो आपने ये पूरा लिख करके आना है। नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इसमें सिग्मा व पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। C2H2 दे देगा और C2H4 दे देगा, बोलेगा इसमें सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या कितनी है। बहुत इजी है इसका निकालना। तो मेनली आप इसको क्या करिए, याद कर लीजिए कि इसमें आपके C2H2 में 3 क्या हैं, सिग्मा और 2 पाई हैं। तो ऐसे ही आपका दूसरा जो पॉइंट है C2H2, ठीक है, सॉरी C2H4 होगा, यहाँ पे C2H2 बार रिपीट हो गया, C2H4। तो इसमें आबंधों की संख्या 5 किसके, सिग्मा, और पाई का हो जाएगा 1। क्लियर है, आपके स्कूल में इसको अच्छे से बता रखा होगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बॉयल का नियम, ठीक है, बॉयल का नियम। और उसके बाद खा नंबर पे आपसे बोला गया है 31.1 डिग्री सेल्सियस तथा आयरन की, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं करना है, सिर्फ बॉयल के नियम को आपने देखना है। तो बॉयल का नियम देखो क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको यहाँ पे सूत्र के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। और जब आपका ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो आपका के क्या लग जाता है, स्थिरांक लग जाता है। तो यही आपका क्या है, इसका बॉयल का नियम है, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव रूप में भी आपको लिखा गया है, तो यहाँ तक आपने इसको तैयार कर लेना है। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो मेयर तथा हेमोल्डोज ने सन 1940 में इस धारणा को सर्वप्रथम व्यक्त किया था। उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम अथवा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम के अनुसार देखो, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 3 पॉइंट आप देख रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा आप छोड़ भी सकते हैं, बट 3 जो आपके ऊपर के हैं इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है हेस का नियम, और बच्चों ये भी आपके एग्जाम में अभी तक बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। हेस का नियम और उदासीनीकरण ऊष्मा। तो हेस का नियम आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि इसने 1840 में इसको प्रस्तावित किया था, और इसमें आपकी जो डेफिनेशन है, अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग होती है, जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। तो इसको आप अगर शॉर्ट में आता है तो आपने इतनी डेफिनेशन लिखनी है, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग में आता है तो आप ये ऊपर का हिस्सा भी इसको पूरा लिख करके आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद आपका आता है उदासीनीकरण ऊष्मा। तो उदासीनीकरण ऊष्मा आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किसी अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक की मात्रा को किसी क्षारक की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा से उनके तनु विलयनों में पूर्णतः उदासीन करने के फलस्वरूप जो ऊष्मा की मात्रा निर्मुक्त होती है, वह उस अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। एग्जाम्पल आपको दे दिए गए हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता दिया गया है, तो अगर लॉन्ग में आता है तो आपने इसका आंसर लिख देना है। यहीं से आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी बनेंगे, और जो अति लघु क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं क्वेश्चन से आपके बनेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसी क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक निश्चित ताप एवं कुल दाब 10⁵ के पर आयोडीन वाष्प में आयतानुसार 40% आयोडीन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दे दिया है I2, जो कि गैस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे आपकी अग्रगामी और पश्चगामी रिएक्शन हो गई 2I, जो कि गैस में है। साम्य के लिए Kp की गणना कीजिए, यहाँ यह आपको बोला है। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है डेरिवेशन का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला आपका जो कुल दाब दे रखा है, उसके बाद आंशिक दाब निकाला है दोनों का, I का और I2 का, और उसके बाद जो फाइनल आपका आंसर आ रहा है नीचे आप देख पा रहे हैं 2.62 × 10⁴ pm। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम में। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद जो आपका आ चुका है वो है ला सातलीय नियम, ठीक है। और लॉन्ग में आएगा 4 से 5 नंबर में, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ला शादली के नियम का भौतिक तथा रासायनिक साम्यों पर अनुप्रयोग बताइए, उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। और इसी को देखो अथवा में भी दे रखा है, इस सिद्धांतों को समझाइए, फिर बर्फ के पिघलने की क्रिया में दाब वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले यहाँ से आप नियम पढ़ लेंगे, ठीक है, कंप्लीट यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक क्या है पूरा उसका नियम है। उसके बाद फिर नीचे भौतिक साम्य पर अनुप्रयोग, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि साम्य पर
भौतिक साम्य पर अनुप्रयोग। उसके बाद पहला इसमें इसके अंदर आ जाएगा पहला पॉइंट विलेयता पर ताप का प्रभाव। उसके बाद है दूसरा बर्फ के गलनांक पर दाब व ताप का प्रभाव। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका जल के वाष्पीकरण पर ताप व दाब का प्रभाव। लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाएगा, तो इसको आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है रासायनिक साम्य पर अनुप्रयोग। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का बनना। फिर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, सांद्रण का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो ये उसी के अंदर आपको पॉइंट बना करके दिए गए, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका हो गया नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना। तीसरा हो गया सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना। तो इतना पूरा लॉन्ग याद करने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर में, ठीक है, फर्स्ट नंबर में आपके 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, तो 3 में से आप 2 याद कर लीजिए। उसका सेकंड में भी आप थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, थर्ड में भी आप बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें कहा है निम्नलिखित यौगिकों के रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या है तथा इन परिणामों को आप कैसे प्राप्त करेंगे। पहला आपको दे रखा है Ki2 Ki3, फिर आपका H2S4O6, फिर है Fe3O4 CH3 CH2OH CH3 COOH। तो ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, यौगिक, तो इनका ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है आपको। तो पहला जो आप देख रहे हैं Ki3, उसके आप देख लीजिए ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, -1/3। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है आपको H2SO4O6 की ऑक्सीकरण अवस्था आप देख रहे हैं 5/2 यानी 2.5। निकालना बहुत आसान है इसमें बच्चों, आप लोगों ने क्लास 10 के साइंस में मैंने बताया था, और 11th में भी आप लोगों ने अभी तक ये सीख लिया होगा। ठीक है, इसमें देखो मैं आपको डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास जो 11th की है वो इस बार रेगुलर लगी है, तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने जैसा है नहीं, जितने क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप में किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। Fe3O4 की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस का 8/3, और CH3 CH2OH की ऑक्सीकरण अवस्था 2, और लास्ट जो था उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्षार धातुएं प्रकृति में क्यों नहीं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम तथा धन विद्युतीय गुण अधिक होने के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा सदैव अन्य तत्वों के साथ संयुक्त रहती है। यही कारण है कि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं कि जो समझ में ना आया हो। नेक्स्ट चलते हैं, सीमेंट क्या है। पोर्टलैंड सीमेंट के औद्योगिक निर्माण का वर्णन आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया देते हुए कीजिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन बदल बदल के 2-3 बार अभी तक आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसका आंसर पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम सीमेंट को पढ़ लेते हैं। सीमेंट को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आप सीमेंट के बारे में पढ़ पाएंगे, आप वीडियो को रोक करके आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी जरूर थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं, सीमेंट एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है। इसका उपयोग सर्वप्रथम, सिंपल आपने इसमें पढ़ना है, कुछ कैलकुलेशन जैसा तो है नहीं इसमें। फिर इसको बनाने के लिए किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है वहां पे आप देख रहे हैं, फिर बनाने की विधि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको कैसे बनाया जाता है पूरा, यहाँ पे आपको पूरी टेक्निक दिखाई गई है स्क्रीन पर। जैसे अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो बच्चों कोशिश करिएगा कि इसको पूरे को आप अच्छे से समझ लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। निर्माण की विधि, उसके बाद क्या क्या है, फिर उसके बाद सीमेंट का जमना यानी कैसे, फिर उसके बाद इसका उपयोग आपको स्क्रीन पर दिखाया गया। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इस वाले को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब बोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है। तो आंसर पढ़ लेते हैं इसका। 370 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर बोरिक अम्ल ऑर्थोबोरिक अम्ल यानी मेटाबोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, जो और अधिक गर्म करने पर बोरिक ऑक्साइड B2O3 में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन आपको यहाँ पे दे दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है कार्बन के अपर रूप क्या है, हीरा व ग्रेफाइट में मुख्य अंतर बताइए। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कार्बन के 2 अपर रूप कौन कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट, दोनों के बीच में अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 11th के एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, तो 5 में से कम 3 पॉइंट आप लोगों ने याद कर लेने हैं। अगला है विहाइड्रो हैलोजिनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे आप इस पूरे को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला है निम्नलिखित संरचना सूत्र वाले यौगिकों का नाम IUPAC पद्धति में लिखिए। तो पूरी संरचना आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप इसको एक बार कॉपी में जरूर बना लीजिएगा। तो पहला आप देख रहे हैं 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है, फिर सेकंड है आपका 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन।
संरचना आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी कंप्लीट संरचना हो गई। तीसरा है 4 एथिल 3 मैथिल 5 प्रोपिल ऑक्टेन। अगली संरचना पर चलते हैं। फोर्थ है आपका ब्यूट 2 इन 1 ओइक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पांचवा 3 मैथिल हेप्टेन। अगला चलते हैं। सिक्स आपका ब्यूट 1 इन 3 आयन। अगला है। तो बच्चों आप ये जितने देख रहे हैं यौगिक, जितने यौगिक देख रहे हैं सभी को आप अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक में या रफ नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद इनका नाम एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, क्यों सारे इंपॉर्टेंट है तो किसी को भी आपने छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका एथिलीन को एथेन में परिवर्तन कीजिए, परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये एथिलीन हो गया। इसको आपने चेंज करना है किसमें, एथेन में। अगला क्वेश्चन है एथाइन को प्रोपाइन में परिवर्तित कीजिए। तो इसका भी जो बेसिक यौगिक आपका बनेगा वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हरित रसायन से आप क्या समझते हैं या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन में कर देता हूं ताकि आप आराम से इसको अच्छे से पढ़ पाएं। तो आप वीडियो को रोक करके इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ। देखो मैंने, देखो आप एक बार पढ़ लेंगे तो इसके अंदर से आप जो मेन मेन लाइंस है वो आप निकाल करके खुद इसको अच्छे से बना करके लिख सकते हैं। अगला है क्या होता है जब, पहला देख रहे हैं जब सोडियम जल में सोडियम का टुकड़ा डाला जाता है। तो नीचे आप आंसर देख रहे हैं तो क्या बन जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट आपका डाई हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में कराई जाती है। तो आपका क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक है, H2 प्लस Cl2 जब आप मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड। थर्ड है आपका जल के साथ हाइड्रोलित की अभिक्रिया होती है। तो क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और H2 गैस आपके यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आपके जो क्वेश्चन थे टोटल केमिस्ट्री से रिलेटेड वो आपके यहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, टोटल 30 पेज मैंने आपको बता दिया। 30 पेज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन ही होंगे क्योंकि लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन आपने देखे। तो आई होप बच्चों इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो या कोई डाउट रह गया हो या जो आपको मैंने पेपर दिया उसमें कोई क्वेश्चन छूट गया तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। अदर सब्जेक्ट के भी आपको टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी सभी को अगेन एक बार बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपके पास टाइम रहते पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।